Hello students. Today we are going to learn about the complex numbers. आज हम देखेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो इसके लिए याद होगा हम क्लास 10th में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे और उनको सॉल्व करते थे, जो इक्वेशन किस फॉर्म के होते थे, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म, d क्या होता है वो b² - 4ac = अगर ये ग्रेटर देन 0, अगर ये ग्रेटर देन 0 तो क्या होता था, याद करो, रूट्स क्या होते थे, रियल होते थे और डिस्टिंक्ट होते थे, है ना। एक सेकंड केस होता था कि अगर d b² - 4ac की वैल्यू, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आती थी तो क्या होता था, यहां भी रूट्स जो होते थे वो रियल होते थे बट दोनों रूट्स इक्वल होते थे, है ना। और एक थर्ड केस भी मिलता था, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट मींस b² - 4ac इज लेस देन 0 मिलता था। तो याद करिए, हम यहां बोलते थे कि रूट्स आर नॉट रियल, मींस नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, हम इसको यहीं छोड़ देते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की, एक्चुअली ये डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर के बारे में बता देता था, है ना। डिस्क्रिमिनेंट, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके हम पता लगा सकते थे कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल होंगे कि नहीं, रूट्स इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, कैसे होंगे, है ना। तो ये जब थर्ड के समय मिलता था, मतलब जब हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 मिलती थी, मतलब निगेटिव मिलती थी, तो हम बोलते थे कि रियल रूट्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन के और हम छोड़ देते थे, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि रियल नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता था, इसलिए हम यहां छोड़ देते थे, नो रियल रूट्स लिख के छोड़ देते थे, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम इस तरह के क्वेश्चन को डील नहीं कर सकता, ठीक है। एक सेकंड केस और लेते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, x² + 1 = 0, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, आएगा x² = -1। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि x कोई एक नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आएगा, है ना। इसका मीनिंग यही हुआ कि x इज अ नंबर whose square is -1। तो आपने रियल नंबर सिस्टम के लगभग सारे नंबर्स लर्न किए हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, डेसिमल फ्रैक्शन, सब। क्या कभी आपने कोई ऐसा नंबर देखा है कि जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए? नहीं देखा। ऐसा रियल नंबर सिस्टम में होता ही नहीं। कोई भी नंबर लो, अगर आप पॉजिटिव लोगे उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा ही, अगर आप नेगेटिव नंबर लेते हो तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। मतलब रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए, नेगेटिव क्वांटिटी आए। इसका मतलब यह हुआ कि इस तरह के क्वेश्चन को भी रियल नंबर सिस्टम सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी गलत नहीं है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस के द्वारा ही आया है। अगर ये गलत हो जाएगा तो पूरी मैथमेटिक्स भी ही गलत हो जाएगी, है ना। ये सही है बट इसको सॉल्व नहीं कर सकता रियल नंबर सिस्टम, मौजूदा रियल नंबर सिस्टम जो हमारे पास है। और हम ये मान के चल रहे थे शुरू में कि रियल नंबर सिस्टम अपने आप में कंप्लीट है, वी कैन सॉल्व ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम अंडर दिस, है ना। लेकिन जब हमें ऐसे केस से एनकाउंटर हुआ तो पता लगा नहीं, दिस इज इनकम्प्लीट नंबर सिस्टम। मुझे कहीं ना कहीं इससे ज्यादा एडवांस नंबर सिस्टम की जरूरत है ना। और इसी तरह के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें एक नए नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी, जिसको कहा गया है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आखिर ये होता क्या है। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम? ये रियल नंबर सिस्टम से किस तरह डिफरेंट है, ये किस तरह मेरी उन सारे बातों का जवाब देगा जिनको रियल नंबर सिस्टम नहीं दे पाता था, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कोई अलग से चीज नहीं है, इट्स एक्चुअली एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ रियल नंबर सिस्टम। ये रियल नंबर सिस्टम का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। बस क्या कर दिया गया है कि यहां पर एक रियल नंबर के साथ एक इनडिटर्मिनेट आई ऐड कर दिया गया। क्या ऐड कर दिया गया? एक इनडिटर्मिनेट आई ऐड कर दिया गया। और ये रियल नंबर तो ऑलरेडी मेरे पास ए है, इसके साथ सिर्फ एक इनडिटर्मिनेट आई ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और इस तरह ये जो नया नंबर बना, इसी को हमने नाम दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हमने क्या नाम दिया? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यही है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब सोच रहे होगे आई क्या है? ठीक है, आई क्या है? एक्चुअल में जो आई है, आई एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। इसको आयोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयोटा। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। क्या होती है इसकी वैल्यू? √-1। आयोटा अपनी इसी क्वालिटी के कारण हमारी इन समस्याओं और इन समस्याओं का समाधान कर देगा। अभी देखते हैं कैसे इसके कारण हमारी ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस टाइप की प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। बट फर्स्ट देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना? हमने रियल नंबर को एक्सटेंड कर दिया किसके साथ? एक इनडिटर्मिनेट आई के साथ। इनडिटर्मिनेट आई के साथ। ठीक है, यहां जो आई है, ये जो आई है, इसको बोला जाता है इमेजनरी यूनिट है। और इसकी वैल्यू मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या होती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों मिला के बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या बोला जाता है? रियल पार्ट। और इसी को रियल पार्ट ऑफ जेड ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं IMZ। ठीक है, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस आयोटा इज द इमेजनरी यूनिट। और ये दोनों मिला के बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। आयोटा की वैल्यू है √-1। चलिए देखते हैं कि आयोटा हमारी उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाता है जिनको रियल नंबर सिस्टम सॉल्व नहीं कर पाता था, जिसके कारण मुझे एक नए नंबर सिस्टम को इजाद करना पड़ा। ठीक है, वही अपन इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² + 1 = 0, x² = -1। ठीक है, x = क्या आएगा? ±√-1 है ना। अब अच्छे से देखिए आयोटा की वैल्यू क्या होती है ना। हम पहले रियल नंबर सिस्टम में इसको यहां तक करके छोड़ देते थे, तो बोल देते थे कि x ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर करें तो नेगेटिव नंबर आए, है ना। मतलब रियल नंबर सिस्टम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही हमने आयोटा के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, तो अब मैं इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करूंगा। कैसे? x² = -1, तो x = ±1/-1। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी है? आयोटा की। सो वी कैन राइट हियर आयोटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। मीन्स यहां मुझे x की दो वैल्यू मिल गई, क्या? प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आयोटा को इंट्रोड्यूस करने से कितना आसान हो गया, है ना। कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना। इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के द्वारा बहुत सारी उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जिनको हम पहले छोड़ दिया करते थे। याद करो 10th में बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करके छोड़ देते थे अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता था। अब इसकी मदद से हम उन सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सीख लेते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो याद होगा आपको हम रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। रियल नंबर को तो हम 1 डायमेंशनल नंबर लाइन में लिख देते थे।
वन डायमेंशनल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते थे, याद होगा। रियल नंबर में कोई भी नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल इरेशनल, सबको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देते थे। और बेसिक रूल आपको पता है, जैसे जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड तरफ सारे नंबर पॉजिटिव 1 2 3, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे आप बढ़ोगे सारे नंबर नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में, और जैसे जैसे राइट हैंड साइड में आप बढ़ोगे नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते जाओगे नंबर छोटे होते जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट था रियल नंबर सिस्टम, है ना। मतलब रियल नंबर सिस्टम को हम बड़ी आसानी से एक सिर्फ लाइन में रिप्रेजेंट कर देते थे, ठीक है। लेकिन लेट अस सी हाउ वी रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा गौर से देखिए। ये x बाई एक्सेस, x बाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्स और दिस इज बाई एक्स। ध्यान रखिएगा, अगर इस प्लेन में कहीं पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैंने ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखा है, ए बी, ऑर्डर्ड पेयर समझ रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो ए है ये रियल पार्ट, क्या है, रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये जो बी है दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब यह जेड क्या है, जेड इक्वल्स टू है ए प्लस आई बी, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी है, उसको मैं ऑर्डर्ड पेयर्ड ए बी के रूप में लिख सकता हूं। ए क्या है, उसका रियल पार्ट है, बी क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो इस प्लेन पे सपोज करिए यहां पर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी ऑर्डर्ड पेयर्ड है, मतलब सीधी सी बात है कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, है ना, ठीक है ना। अब एक्सेस में गौर से देखिएगा, इसका जो एक्स एक्सेस होता है वो ध्यान रखना आप, रियल नंबर सिस्टम में एक्स एक्सेस जो होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक्सेस उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो बाय एक्सेस होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहां रियल नंबर, रियल पार्ट, और यहां पे इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट होते हैं। क्लियर? कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो प्लेन बना, ये जो पूरा प्लेन बना जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया, इस प्लेन को ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, और इसका एक नाम और है आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन। अब सोच रहे होंगे कैसा नाम आर्गेंड प्लेन। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका सबसे पहले बताया था वो जीन रॉबर्ट अर्गेंड नाम के एक मैथमेटिशियन थे। क्या नाम था उनका? जीन रॉबर्ट अर्गेंड। उन्होंने इसको इस तरह पहली बार ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पर इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के साथ साथ अर्गेंड डायग्राम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्गेंड डायग्राम भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस अर्गेंड डायग्राम का हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा डेफिनेटली, चाहे वो पॉइंट यहां हो, चाहे पॉइंट यहां हो, चाहे पॉइंट यहां हो, चाहे पॉइंट यहां हो, ठीक है। सपोज करिए यहां पर कोई पॉइंट है 2 और -2, ये पॉइंट ए है, तो ये पॉइंट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज करिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन होगा? Z1 इक्वल्स टू होगा 2 - 2i। क्यों? फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? रियल पार्ट है। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। सपोज करिए यहां पर एक कोई दूसरा पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया B, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है -4 और -3। ये कोऑर्डिनेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा? सपोज करिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल्स टू होगा -4 - 3 आयोटा, ठीक है। सपोज करिए यहां एक कोई पॉइंट है, यहां पर एक कोई पॉइंट है -3 और 4, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है C। ये पॉइंट C भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? -3 + 4 आयोटा,
ठीक है, दिस इज ओरिजिन। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स प्लेन का, इस आर्गन डायग्राम का ईच पॉइंट विल रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहीं पर भी लोगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और ऐसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर आप बता सकते हो। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज होता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन राइज होता है, जरा समझना। अगर भाई इसके, अगर ईच पॉइंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स प्लेन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इसके एक्सेस भी तो इसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में है, तो कोई पॉइंट इनके एक्सेस में भी तो हो सकता है। एक्स एक्सेस भी हो सकता है और वाई एक्सेस भी हो सकता है। देन व्हाट अबाउट दोज पॉइंट्स? क्यों मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि सपोज करिए ये पॉइंट भी तो कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक हिस्सा है। भले ये पॉइंट एक्स एक्सेस पर बिलोंग करता हो, पर है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन का एक हिस्सा है। मतलब यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, है ना। 100% यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होगा। ये अलग बात है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सेस पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सेस को बिलोंग करता है। और आपको पता है एक्स एक्सेस में सिर्फ रियल पार्ट होता है। एक्स एक्सेस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ रियल पार्ट रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सेस पर लाई कर रहा है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। समझ आई बात? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 0, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कौन सा होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सपोज मैंने इसको Z5 नाम दिया है, तो ये होगा 4 + 0i। समझ आया? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सेस पर एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है, तो इसमें सिर्फ रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इसका 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सेस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब बाई कोऑर्डिनेट में हमने क्या लिया है? इमेजिनरी पार्ट लिया है। ठीक है। सिमिलरली सपोज वी हैव टेकन अनदर पॉइंट हियर। सपोज दिस इज द पॉइंट M and its coordinate is 0 and 2. This point will also represent a complex number. भले ये कॉम्प्लेक्स नंबर बाय एक्सेस पर है, मतलब इमेजिनरी Z एक्सेस पर है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा। बस शर्त ये है कि चूंकि ये बाय एक्सेस पर है, मतलब इमेजिनरी Z एक्सेस पर है, मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी वाले एक्सेस पर है ये, तो इसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट मिलेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसका रियल पार्ट 0 होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा? सपोज करो मैंने उसको Z6 नाम दिया है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा? 0 + 2i। मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर बाय एक्सेस पर होगा उसका रियल पार्ट 0 होगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट मिलेगा आपको। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सेस में बिलोंग करेगा उसमें रियल पार्ट मिलेगा और इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? एक बात समझ आई कि जो ये इमेजिनरी नंबर है, भाई ये इमेजिनरी नंबर है ना, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट 0 है, तो ये इमेजिनरी नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि इसमें रियल पार्ट 0 है। और ऐसे ही ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। ये रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। ठीक, ये बात क्लियर हुई? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। चलिए, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = A + IB, है ना। आपको पता है कि A क्या है? इसका रियल पार्ट है, एंड B क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है ना। और I क्या है? ये इमेजिनरी यूनिट होती है, एक इंडिटरमिनेट, है ना। हम देखेंगे इसका कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट क्या होता है? ठीक है। तो अगर Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है A + IB के फॉर्म में, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हो जाएगा A - IB। मतलब रियल पार्ट सेम,
इमेजिनरी पार्ट भी सेम, फर्क सिर्फ इतना है, साइन का फर्क है ना। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखूं तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज 0 0, दिस इज रियल जेड एंड दिस इज इमेजिनरी जेड, है ना। सपोज आपका जो ये वाला नंबर था, इसको मैं यहाँ ए नाम देता हूं और इसके ऑर्डर पेयर क्या हो जाएंगे, ए बी, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई भी है, तो ये कहां होगा, अच्छे से देखो, ये होगा ए और यहां पे होगा, अच्छे से देखिए, अगर ए भी यहां है तो इसका कॉन्जुगेट ए माइनस आई भी कहां होगा, उसके ऑर्डर पर क्या होंगे, ए माइनस बी, वो यही होगा ना, इसी कोऑर्डिनेट पे होगा, इसी डिस्टेंस पर होगा ना। अब अच्छे से थोड़ा सा देखिए, दिस इज ये देखिए, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छे से देखिए, इसकी ए मिरर इमेज है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट। इसका मतलब एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसका कॉन्जुगेट होता है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। अच्छा, यू कैन सी इन डायग्राम, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड देखते हैं कि इनका मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या होता है, एक्चुअली मॉडुलस होता क्या है, मॉडुलस होता क्या, किसी नंबर का मॉडुलस क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली में मॉडुलस। हम हर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखना, हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके पोलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें से अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z यहां पर है, अगर z यहां पर है जो है a प्लस आई बी के रूप में, जिसको मैंने ऑर्डर्ड पेयर्ड के फॉर्म में लिखा है ए बी, वेयर a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट, तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ही इसका मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इस डिस्टेंस यानी इस मैग्नीट्यूड को ही मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल जो होगा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये फाई होगा, इस एंगल को आर्गुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। जब हम इसका पोलर फॉर्म लर्न करेंगे तो और अच्छे से देखेंगे। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। सपोज करिए फाई है, और ये जो यहां से ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में जहां कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर लोकेट कर रहा है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड ही मॉडुलस कहलाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। चलिए देखते हैं आर होता क्या है। तो अच्छे से देखें, अगर ये ओ है और अगर ये बी, अगर ये ओ है कि ए है, इसको अगर मैं सी ले लूं, तो अगर मैं ट्रायंगल ओ ए सी लूं, ओ ए सी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो रेस्ट ऑफ टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, कोऑर्डिनेट ए बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर। मुझे ओ ए ही तो निकालना है, मैंने यही तो बताया कि ओ ए इज द मैग्नीट्यूड, ओ ए इज द मॉडुलस, मैं ओ ही तो निकालने जा रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा। और ये क्या है, यहां हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए, एंड दिस इज आल्सो रिटन बाय आर। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समझ आया, ये जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो डिफरेंस डिस्टेंस होता है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यही कहलाता है मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। इसी को आर लिखते हैं, इसी को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, क्लियर? चलिए चलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक बहुत अच्छे रिलेशन को स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। सपोज करिए z इक्वल्स टू a प्लस आई बी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और z कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो एक कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1/z ऐसा होना चाहिए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 हो जाए, है ना? ठीक, यही है ना? ठीक है भाई। अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने रियल नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था कि सपोज करो आपका कोई एक नंबर a है, तो हर इस नंबर के लिए एक ऐसा नंबर जरूर यूनिक नंबर मौजूद होता है 1/a कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। इसको, इस नंबर को, इसका क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं ना। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। ईच कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यूनिट आए, है ना? अब सपोज करिए आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक जेड, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं। मतलब क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूं? 1/z। और इसके लिए मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने जा रहा हूं, मतलब वही मैंने बताया 1/z। चलो इसको ही मैंने लिख दिया 1/a प्लस आई बी, आयोटा बी। मुझे इसको सॉल्व करना है तो मैंने क्या किया, a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया। अच्छे से देखिए, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो आएगा a माइनस आयोटा बी अपॉन ये a प्लस बी एंड ये सॉरी ये माइनस है, ये a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी मीन्स ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। पर अच्छे से देखिए, a की जगह तो ये आया है, पर बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा? आई स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, फार्मूला क्या कहता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन जब आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है ना। तो फार्मूले में जो माइनस है और आई स्क्वायर का -1 इसको बना देगा। अब देखिए ये बन गया a माइनस आई बी अपॉन ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है? 1/z है। इस 1/z को आप क्या लिख सकते हो? z की पावर 1 भी लिख सकते हो। ये z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये आया a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और अभी आपने लर्न किया है कि अगर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा z बार होगा वो क्या होगा? a माइनस आई बी होगा। अभी अपन ने लर्न किया ना। और साथ में इसका जो मॉडुलस होगा, इसका जो z का मॉडुलस होगा, अभी आपने लर्न किया, वो √a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। अभी हमने दो रिलेशन देखे ना। अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज a प्लस आई बी, तो दिस इज द कंजुगेट ऑफ दिस, और ये होता है a माइनस आई बी। और अभी हमने मॉडुलस फाइंड आउट किया बकायदा फिगर बनाकर। इस नंबर का मॉडुलस क्या होगा? √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां देखिए, जरा अच्छे से देखिए, ये जो है क्या है? कंजुगेट है, दिस इज कंजुगेट। और ये जो है ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, मतलब मॉडुलस का स्क्वायर है, मतलब मॉडुलस का स्क्वायर। तो एक रिलेशन क्या एस्टेब्लिश हुआ? दिस z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। जब भी किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो ये रिलेशन बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ये 1/, आएगा z, तो क्या हो जाएगा? z और कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ये 1/z आएगा, नीचे आएगा,
है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो जेड जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। लेट अस लर्न अबाउट द डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा। इसके बारे में जानने जा रहे हैं, पावर ऑफ आई। अपने आप में कमाल की चीज है, आपको पता है कि आई की वैल्यू होती है √-1। आपको सब कुछ मालूम है कि दिस इज आयोटा, अ ग्रीक वर्ड, एक इनडिटर्मिनेट है ना, और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट के साथ जुड़ा होता है। किसके रूप में? इमेजनरी यूनिट के फॉर्म में जुड़ा रहता है ना। अगर आपने z इक्वल्स टू a प्लस आई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है तो दिस इज द इमेजनरी नंबर, दिस इज इमेजनरी नंबर। इस इमेजनरी नंबर का जो b है वो इमेजनरी पार्ट है, दिस इज इमेजनरी नंबर, और i इज द इमेजनरी यूनिट। और i की वैल्यू मैंने आपको शुरू में डिस्क्राइब की। तो i इक्वल्स टू क्या है? -1 है ना, √-1। तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 है ना। आई क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इट कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आई, और आपको पता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? -1, तो -1 इंटू आई, दैट इज -i। और आई की पावर 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? -1 इंटू -1, दैट इज +1। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर i की 4 वैल्यूज अगर आपको पता है, i इक्वल्स टू √-1, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, आई क्यूब इक्वल्स टू -i, और i रेज़ टू 4 इक्वल्स टू 1। अगर ये 4 वैल्यू आपको पता है तो आप i की किसी भी पावर को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। कैसे? अच्छे से देखिए, हम इस जादू का उपयोग करेंगे। i रेज़ टू 4 इक्वल्स टू 1 है, इस मैजिक का मैं हर जगह उपयोग करूंगा। मतलब सीधी सी बात है, आयोटा की पावर में जो भी 4 के मल्टीपल होंगे वो सब 1 होते जाएंगे। आयोटा की पावर 4 इक्वल्स टू 1 होता है तो मैं हर क्वेश्चन को आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उस पार्ट उतने को 1 बनाना है। और जो बचा कुचा होगा आयोटा की पावर 4 किनारे करने के बाद वो तो 1 बन जाएगा। जो बचा कुचा होगा उनको हम इनमें डील कर लेंगे, किसमें आता है, इसमें आता है, किसमें आता है, इसमें आता है। कहने का मतलब हुआ कि आप आयोटा की कोई भी पावर हो उसको आप इन 4 फॉर्म में लिख सकते हो, या कि आप लिख सकते हो i रेज़ टू 4k, है ना, या कि आप उसको लिख सकते हो i रेज़ टू 4k + 1, या कि आप उसको लिख सकते हो i रेज़ टू 4k + 2, या कि आप उसको लिख सकते हो i रेज़ टू 4k + 3, है ना। तो i रेज़ टू 4k 1 हो जाएगा। जब ये 1 हो जाएगा तो बाकी मैं एक्सपोनेंट का रूल लगा के इस पार्ट को तो मैं सब में, चाहे वो इस फॉर्म में लिखा जाए तो डायरेक्ट ही 1 होगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये पार्ट तो 1 ही हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट। अगर इस फॉर्म में आता है तो ये पार्ट तो 1 ही हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो k है, k इज एन इंटीजर है, नॉट नेचुरल नंबर। मतलब यहां पर नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी। अगर आयोटा की पावर में कोई नेगेटिव पावर भी होती तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? बिकॉज k इज इंटीजर हियर, इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज आल्सो, है ना। पक्का? चलो हम एक क्वेश्चन लेके इस कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सपोज आपसे किसी ने पूछ लिया कि आप i रेज़ टू 97 की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i रेज़ टू 97। अब ये देख के चकराने की जरूरत नहीं, मैंने क्या रूल बताया, एवरी पावर ऑफ i कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर दिस फॉर्म, आइदर दिस फॉर्म, आइदर दिस फॉर्म, आइदर दिस फॉर्म। करना क्या है, फंडा क्या है, बिल्कुल क्लियर। पहले इसको 4 के मल्टीपल में चेंज करो, इसको पहले क्या 4 के मल्टीपल में चेंज करो, कितना जाता है आई अच्छे से देखना। सिंपल में 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बचेगा 1 तो 17, 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 24 टाइम जाएगा तो 4 इंटू 24, तो 24 4 जा कितना होता है, 96 होता है। और ये 97 है, साथ में +1। किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने कुछ नहीं किया, 97 को ब्रेक कर दिया, एक्सपोनेंट का रूल लगा। 24 4 जा 96 +1 97, ये i रेज़ टू 97 ही लिखा हुआ। अब अच्छे से देखना,
बाय द रूल ऑफ एक्सपोनेंट मैं इसको लिख सकता हूं आई रेस टू 4 की पावर 24। क्यों? x रेस टू m रेस टू n इक्वल टू x रेस टू mn होता है ना, x रेस टू m रेस टू n इक्वल टू x रेस टू mn, वही रूल लगाया। और साथ में मैंने i रेस टू 1 भी लिख दिया। क्यों? 4 इसको तो मैंने यहां ले लिया, लेकिन ये 1 बच गया ना। क्यों? इसमें ये रूल याद है ना, x रेस टू m इंटू x रेस टू n इक्वल टू x रेस टू m प्लस n होता है। तो जब प्लस के फॉर्म में मैंने ब्रेक कर दिया अलग अलग, ठीक है। तो जब मैंने इनको ब्रेक कर दिया तो क्या हो जाएगा, आप देखो i रेस टू 4 मैंने क्या बताया, मैं इस मैजिक का यूज करूंगा। i रेस टू 4 इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 की पावर 24, अरे 1 की पावर 1000 ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है, इनटू i रेस टू 1 मींस i, तो 1 की पावर 24 1, आंसर आ गया i। ये देखो i रेस टू 97 इक्वल टू आ गया आंसर i, है ना। और i की वैल्यू आपको पता है क्या है ना, ठीक। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आयोटा की 3-4 फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर देंगे।